Okay, at the lowest energy, which orbital is there? Which is the lowest energy? Ma'am, sigma. Yes. Ma'am, After that, Pi, after that, Nd, after that, ma'am, Nb N negative. negative. Yes, this is NB negative. This is the energy order. This is how we have to proceed. And beta, these all are the BMOs. BMOs mean to say the bonding molecular orbitals. And in the case of the anti-bonding, सबसे ऊपर कौन रहेगा? सबसे ऊपर तो रहेगा बेटा सिग्मा स्टार, और उससे नीचे क्या आएगा? pi star, स्टार। उससे नीचे क्या लिख रहे थे हम? MTP. MTP। ठीक है, तो अगर हमें डोनर एबिलिटी डिस्कस करनी है, अगर हमें जाना है कि कौन सा ऑर्बिटल अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वहां पे एनबी नेगेटिव सबसे अच्छा डोनर होगा, और जो आपका है सिग्मा वो वीक डोनर है। तो दिस इज अ डायग्राम, और जितनी देर तक जीओसी चलता रहेगा यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन विद दिस डायग्राम ओनली। तो मैं वही क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रही हूँ जो लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट नहीं किया था हमने, बिकॉज बहुत टाइम नहीं बचा था हमारे पास। तो बेटा एक तो ये कंपाउंड है आई हैव रिटन, ठीक है, और एक हमारे पास कंपाउंड है ये, और इस वाले नाइट्रोजन के साथ हमारे पास एक रिंग है, दैट रिंग इज कॉल्ड एज अ साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, इसमें तो ये एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ONH2 को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में? ये एमाइड ग्रुप है। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, देखो 1 2 3, और एक लॉन पेयर है। यहाँ भी यही कंडीशन है, 3 बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन के और एक लॉन पेयर है। अब हमें ये सॉर्ट आउट करना है कि अगर हम, पहले तो हमने चेक किया था ना लास्ट क्लास में कि अगर हमें H+ का अटैक करवाना है, मतलब अगर इस स्पीशीज को क्या एक्ट करना है बच्चों? अगर इस स्पीशीज को एक्ट करना है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो हमारा H+ कहाँ पे अटैच होगा? कहाँ पे अटैच होगा, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? बताइए जरा। अगर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास एक डायग्राम थी ना जिसमें हमने लिखा था कि सबसे लोअर एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग ऑफ फ्लोरीन के पास, उसके बाद क्या है? उसके बाद है नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन, सबसे हाई एनर्जी पे नॉन बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हमारे पास लॉन पेयर सभी के पास है, लॉन पेयर सभी के पास है, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी न्यूक्लियस की, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो उतनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब वो उतना कम एनर्जी का होगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी ऑर्डर है। तो अगर इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो नाइट्रोजन की एनर्जी हाई है और ऑक्सीजन की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करने चाहिए? इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से जाने चाहिए, और H+ का अटैक कहाँ पे होना चाहिए? H+ का अटैक होना चाहिए नाइट्रोजन पे। ठीक है, पर देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बिल्कुल सबसे पहले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। देखो कैसे कर रहा है बेटा, जब ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम डीलोकलाइजेशन। ये मैंने जो रेड कलर से शो किया है, व्हाट वी कॉल इट एज Delocalization. यस, दिस इज कॉल्ड एज अ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे नहीं रह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको आप बोल रहे हो ना, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है। यहाँ पे देखो, इसे कंजुगेशन बोलते हैं। जैसे आप करते थे ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देखो, ये आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पाई बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में है। तो जब कंजुगेशन में होता है तो क्या चांसेस बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन के? डीलोकलाइजेशन के। और यहाँ पे मैं एक आज की ये जो स्टार पॉइंट या स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये आपको सब बच्चों को याद रखनी है, डायग्राम को तो याद रखना ही रखना है। ये स्टार पॉइंट है कि if there are chances of delocalization of the electrons
then consider it on the priority, then consider it on the priority। मीन बाय सिंग, अगर आपको लग रहा है कि डीलोकलाइजेशन के चांसेस हैं तो उसे प्रायोरिटी पे कंसिडर करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा डीलोकलाइजेशन से आ जाती है स्टेबिलिटी। आप देखो ना कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रहेगा, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है, इंटेंसिफाइड है, या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे इंटेंसिफाइड है, कोई चार्ज किसी जगह पे इंटेंसिफाइड है, तो कोई भी ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज आएगी और उससे रिएक्ट कर लेगी, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब स्प्रेड आउट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्प्रेड आउट बोल लो, डिस्पर्स बोल लो, डाइल्यूट बोल लो, डीलोकलाइज बोल लो, एक ही बात है। तो जब चार्ज डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो उस केस में वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेने आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन तो 100% यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, फिर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर से वापस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलती है तो आपको ये प्रायोरिटी पे कंसिडर करना है। हमें ये समझ में आया कि कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। पर लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जब मूव करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसे ब्लैक कलर से कर लेते हैं। तो बच्चा जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारी बनेगी ना वो ये बनेगी आर। अच्छा मैं बिल्कुल राइट साइड से बनाना शुरू करती हूँ। देखो NH2, बेटा जहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, लॉन पेयर था जो, वहां पे बन गया यहाँ डबल बॉन्ड। अब कार्बन है ना, पहले का क्या बॉन्ड था बच्चा, इसमें डबल बॉन्ड था, नाउ इट विल कन्वर्ट टू द सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, ये ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। चलो अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए, इसके पास 4 है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिस्टम पहले भी न्यूट्रल था, आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी प्लस माइनस है, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो अभी भी न्यूट्रल है। अब आपको देखने में क्या लग रहा था कि नाइट्रोजन के पास आना चाहिए H+ को, पर आप चेक करो जरा, जहां पे आपको लग रहा था कि H+ आएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब है H+ का जो अटैक है वो कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा। यहां से ये H+ को पकड़ेगा और आपका जो कंपाउंड बन के निकलेगा वो कुछ ऐसा बन के निकलेगा, ठीक है। वो बाकी बात की बात है कि रिएक्शन में कुछ और रिएजेंट दिया हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा, पर अभी तक ये मैकेनिज्म है। ओके, गिव मी अ थम्स अप जिस किसी को ये बात समझ में आ रही है, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का ए पार्ट इसका सॉल्व किया। बताइए क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड, अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द थम्स अप। सबको बताना है बेटा, सभी को सीखना है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है चार्ज का स्प्रेड हो जाना, चार्ज का डाइल्यूट हो जाना, चार्ज का डीलोकलाइज हो जाना। और डीलोकलाइजेशन कब होती है बेटा, अगर आपके सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है जैसे या तो डबल सिंगल ऑल्टरनेट मैनर में डबल सिंगल बॉन्ड हो, या आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो। जैसे देखो अगर यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये वाला पाई इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको घूमने की जगह मिल रही है ना, पाई तो शिफ्ट कर सकता है, सिग्मा होता तो नहीं शिफ्ट कर सकता, ठीक है ना। तो ये डीलोकलाइजेशन हो गया। तो डीलोकलाइजेशन से जहां पे हमें लग रहा था कि नाइट्रोजन का लॉन पेयर जाना चाहिए H+, वो नहीं जा पा रहा है। कौन जा पा रहा है, ऑक्सीजन का लॉन पेयर जा पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई बार आपको डायग्राम से जो दिख रहा है हो वही रहा है, अभी भी डायग्राम के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का ही लॉन पेयर मूव कर रहा है, बट डीलोकलाइजेशन के कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और डीलोकलाइजेशन को आप प्रायोरिटी पे कंसिडर करोगे। अब ये तो क्वेश्चन दोनों में सॉल्व हो गया, इसमें भी यही होगा, इसमें भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो डीलोकलाइजेशन करोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब मैं डायग्राम ये वाली रब कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी को ये आ गया है बनाना। तो बेटा देखो राइट साइड पे, अब राइट साइड पे देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच है, यहाँ पे बच्चा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन ही है बेटा,
डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, और उसके बाद आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आर। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो इसके पास तो 5 होने चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें भी जो H प्लस का अटैक है वो कहाँ पे होगा, इसमें भी जो आपके H प्लस का अटैक है वो होगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था कि इन दोनों में H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसका पिंक कलर से लिख देती हूँ, A एंड B में से which out of A and B has the high donor ability। या तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो सकता है, हाई डोनर एबिलिटी, और इट कैन बी लाइक दैट बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों में O नेगेटिव पे जाएगा, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे है। आपको क्या लगता है A और 2 में से कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बताओ तो जरा मुझे गेस करके, क्या लगता है बेटा, यू हैव टू पार्टिसिपेट तभी समझ में आएगा। किस केस में इजीली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं H प्लस को, दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है, दोनों में NB नेगेटिव है, ए लग रहा है। ओके, क्यों लग रहा है बच्चा ए? नो मैम, बी सॉरी बी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बी। मैम अब बी में डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकती है। हाँ, वैसे तो बात तो तुमने सही कही है, डीलोकलाइजेशन जिसमें इजीली हो पाएगी उस हिसाब से हम देखेंगे। अब इसके आंसर को कौन डिसाइड कर रहा है, इसके आंसर को मैडम डीलोकलाइजेशन डिसाइड कर रहा है। तो सुनो फिर मेरी बात ध्यान से, जब डीलोकलाइजेशन होगा तब जाके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब डीलोकलाइजेशन, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे होंगे। अब यहाँ पे कौन सा रिंग है, अब ब्लू कलर ले लेते हैं हल्का। अब यहाँ पे है रिंग, और ये है साइक्लोप्रोपाइल रिंग। बेटा जी साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अंदर वाला बॉन्ड एंगल कितना बताया था, बताओ मुझे, लास्ट क्लास में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन जब सॉल्व किया था, अंदर वाला बॉन्ड एंगल 60 बोला था कि नहीं बोला था, बताओ। यस मैम। है ना, तो बच्चा अगर जो इंटीरियर वाला बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल तो बहुत हाई होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली वो 300 के करीब होगा। तो अगर बॉन्ड एंगल हाई है तो इस वाले नाइट्रोजन का कौन सा करेक्टर हाई हो गया, इस वाले नाइट्रोजन का परसेंटेज एस करेक्टर हाई हो गया। परसेंटेज एस करेक्टर, या आप इसको क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल से ही तो देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो अगर बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जहां भी कभी रिंग लगा होगा, जहां पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा है, वहां पे ये वाला जो पेरिफेरी वाले से इलेक्ट्रॉन जो आप दिला रहे हो, सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन दिला रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा है, तो वो डीलोकलाइजेशन से में इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इजीली नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इजीली नहीं आएगा। इसलिए किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है बच्चों, डोनर एबिलिटी ए की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। ए बेटर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू बी। जिन स्टूडेंट से मेरा आंसर सुना ध्यान से उनको समझ आया होगा, जिनको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है या लग रहा है कि मैडम दोबारा एक बार बताओ, तो सुनो कैसे होगा। बेटा अभी हमने ये डिस्कस किया कि दोनों केस में H प्लस का अटैक तो होगा ऑक्सीजन पे, पर किस केस में H प्लस का अटैक इजीली होगा, यानी कि दोनों में से किस ऑक्सीजन की डोनर कैपेसिटी ज्यादा है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है दोनों में से, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में तभी जाएंगे ना जब नाइट्रोजन उन्हें छोड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास बाहर वाले पोर्शन पे बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, 300 के करीब है। तो इतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएंगे, इजीली नहीं जाएंगे। तो अगर डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी ऑक्सीजन से ही जा रहे हैं, पर इतना इजीली नेगेटिव चार्ज या इतना एक्सेस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं आ पाता, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल रिंग क्या है, स्ट्रेन्ड रिंग है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज एस करेक्टर या डीलोकलाइजेशन इसमें इंक्रीज हो, डीलोकलाइजेशन डिक्रीज हो जाती है, परसेंटेज एस करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए इसकी डोनरेबिलिटी लेस है इन कंपैरिजन टू ए। बताओ क्लियर हुआ इसका आंसर एवरीबॉडी? यस।
यस अच्छा, मैम। ओके, डोनर कौन बनेगा, ओ नेगेटिव या एन? ओ नेगेटिव। अच्छा, और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया? डीलोकलाइजेशन से। अब मेरी बात याद रखोगे, मैं एक दो एग्जांपल्स इसकी और कराऊंगी, फिर इफेक्ट्स पे आएंगे कि इफ देयर आर द चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन देन यू हैव टू कंसिडर इट ऑन द प्रायोरिटी। ठीक है, अगर डीलोकलाइजेशन के चांसेस हो तो उसको प्रायोरिटी पे कंसिडर करोगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो आगे। यस मैम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, और बेटर है कि आप भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तभी आपको समझ में आएगा। सेकेंड एग्जांपल ऑफ द डे, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें एक तो है बच्चा जी आपके पास साइक्लोहेक्सेन रिंग। साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ लगा हुआ है एमीन ग्रुप, और नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। और दूसरे केस में आपके पास यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है एन और एच, और यहाँ पे भी है लोन पेयर। चेक कर लो बच्चा जी, दोनों साइड नाइट्रोजन के 2 और 1 3 बॉन्ड बने हैं, एक एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बने हैं, एक एक लोन पेयर है। अब क्वेश्चन है कि अगर इसके पास भी H प्लस आएगा, H प्लस आएगा, एवरीबॉडी प्लीज ऑन, आपको चेक करना है आउट ऑफ दीज which is better nucleophile, which is the better nucleophile। किस केस में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इजीली डोनेट होगा H प्लस को? मैम बी। ट्राई दिस आउट। मैम बी। मैम आप बताओ मुझे ए या बी, मुझे तो नहीं पता। मैम मैम बी। अच्छा, आप बी। सिखाओगे? बी कैसे कह रहे हो आप? बी मुझे ये नहीं समझ आया। अच्छा, किस कॉन्सेप्ट से? मैम पहले इसमें एस करेक्टर कम है। एस करेक्टर कम कैसे है बच्चा, कैसे देखा तुमने? इस वाले नाइट्रोजन का क्या है? ये देखो, 1 2 सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सारे के सारे यस सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई बताओ? sp3। मैम एसपी। sp3 हुई ना इसमें, तो sp कैसे हो गई बेटा? sp3 और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ नजर आया? ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। इसमें बताओ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2। अब आप खुद आंसर दे रहे हो अपने क्वेश्चन का। अगर sp3 है तो परसेंटेज एस करेक्टर बताओ मुझे कितना हुआ? 25%। हाँ, तो अगर इस केस में परसेंटेज एस करेक्टर कितना हुआ बताओ जल्दी जल्दी। व्हाट इज द परसेंटेज एस करेक्टर? 33%। किस केस में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है बताओ, ए में या बी में? मैम मैम ए में। हाँ, बी ए में। बी में। में तो कम है ना। हाँ, बी बी में ज्यादा है। तो परसेंटेज एस करेक्टर का डोनर एबिलिटी से क्या रिलेशन है बताओ, सीधा है या इनवर्स है? मैम इनवर्स। इनवर्स। ये बातें भूलनी नहीं है पेपर में बच्चा जी। डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने और इसलिए लिखा है कि परसेंटेज एस जितना ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, H प्लस का अटैक फास्ट होगा। ठीक है, आंसर तो दोनों में खैर वही बनेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो आंसर दोनों में ही आएगा, पर बेटर न्यूक्लियोफाइल ए है इन कंपैरिजन टू बी। समझ में आई बात? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थोड़े से स्पीड से देखेंगे बेटा। मैम पर डबल बॉन्ड आने से डीलोकलाइजेशन ज्यादा नहीं होती? यहाँ पे ना डीलोकलाइजेशन है ही नहीं है बच्चा। डीलोकलाइजेशन पता कब होती है? आप क्या कर रहे हो ना, आप एक ही स्पीशीज पे पाई और लॉन पेयर को समझ रहे हो डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन तब होता अगर यहाँ पे होता आपका, लो मैं करके दिखाती हूँ, यहाँ पे होता आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे होता डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन के लिए, इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। समझे बच्चे? आप क्या कर रहे हो ना, आप जहां पे लोन पेयर है उसी स्पीशीज के साथ ही डबल बॉन्ड को समझ रहे हो कि वो यहाँ आ जाएगा, वो नहीं मूव होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब देखो, डबल बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल, या लोन पेयर के साथ उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर आपका पाई या लोन पेयर। ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट पोजीशन में देखना है। इसमें उसमें डीलोकलाइजेशन था ही नहीं, मैंने ऐसे लिखा था इसको, देखो ये। अब इसको अगर आप ऐसे मूव कराओगे तो इसको थोड़ा ना यहीं से मूव कराओगे। एक पोजीशन वो होती है जहां से लोन पेयर से बॉन्ड बनाते हो, और दूसरी पोजीशन वो होती है ऐसी।
दूसरी पोजीशन वो होती है जहां पे जो बॉन्ड है उससे लोन पेयर बनाते हो। समझ में आई मेरी बात? तब होता है डीलोकलाइजेशन। ऑल्टरनेट मैनर में एक ही पे लोन पेयर भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर हुआ बेटा, जिसको भी कंफ्यूजन था? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी 3rd नंबर, और ये आप खुद सॉल्व करोगे एंड मुझे पता है कि सब बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे और इसमें आंसर गलत नहीं होगा। देखो फर्स्ट 2 में स्टक हुए हो आप लोग, इसमें नहीं होना है। मैंने ये दे दी 2 स्ट्रक्चर। पहली स्ट्रक्चर में तो मुझे बताना है आपको ये बताना है मुझे कि H+ का अटैक कहाँ पे होगा। ठीक है, अपनी कॉपी पे अपने हाथ से किया करो क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको मुझे बताना है कि प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा। इससे आपको थोड़ी डीलोकलाइजेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने ये दे दिया। H+ का अटैक कहाँ पे होगा? यस, फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताओ जल्दी जल्दी से। वेयर द H+ would go? मैम ओ। मैम O पे। वेरी गुड। क्यों? मैम क्योंकि एन ज्यादा, एन की एनर्जी ज्यादा है, फिर एन अपने जो लोन पेयर है वो लॉन पेयर है। शिफ्ट करेगा। ठीक शिफ्ट है, करने से जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी वो ज्यादा हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पर वो इलेक्ट्रॉन अपने H को नहीं देगा। डीलोकलाइजेशन के चांसेस बन रहे हैं। देखो लॉन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल। तो जब लॉन पेयर, ये वही एग्जांपल तो है जो मैंने पिछले वाले पेज पे ली थी। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड NH2 हो गया प्लस, तो आपका H+ कहाँ जाएगा? आपका H+ O के साथ जाएगा। इस केस में दोनों में से किस नाइट्रोजन पे जाएगा H+? बाकी बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे भाई डिस्कशन में? वेयर द H+ वुड गो, बताओ जल्दी जल्दी, करो चेक। मैम NH। NH पे जाएगा, बिल्कुल सही। रीजन क्या है बेटा? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव होगा, ये यहाँ पे मूव होगा। देखो पेपर में ये क्वेश्चन आप हाइब्रिडाइजेशन से करके नहीं आना। ऐसे मत सोच लेना ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और मैम ने बोला था sp2 वाला डोनरेबिलिटी अच्छी नहीं दिखाता है तो हम यहाँ पे लगा के आएंगे। मैडम ने आपको बोला है ये बात की इफ देयर आर द चांसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन कंसीडर इट ऑन अ प्रायोरिटी। अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो जरूर करके आना है, अगर डीलोकलाइजेशन नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जहां पे पहले आपको क्या नजर आ रहा था, डबल बॉन्ड नजर आ रहा था, वहां पे अब सिंगल नजर आ रहा है। जहां पे पहले सिंगल नजर आ रहा था वहां डबल नजर आ रहा है। तो आपके H+ का अटैक कहाँ पे होगा बच्चा जी? इस वाले नाइट्रोजन पे होगा। ये क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो इससे तो हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी केस में कहाँ पे अटैक हो रहा है। अब एक इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैं इस वाले को रब कर देती हूँ, ठीक है, और इसका एक और कंपैरिजन वाला मॉलिक्यूल लिख देते हैं। एक ले लो आप ये, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। अब तो आपको आ गया ये करना, दोनों साइड कर लो NH2। यहाँ पे मैंने लिख दिया NH2 और यहाँ पे मैंने कर दिया एक साइड CH3। अब आपको मुझे चेक करके बताना है कि किस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। जिस केस में CH3 वहां पे लगा है एक साइड पे, ये है। ठीक है, तो बच्चा जी ये है 3 का A, ये है 3 का B। पहले वाली जो स्लाइड लिखी थी उसमें आपसे चेक करवाया कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे आपको चेक करना है डोनरेबिलिटी का ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डोनरेबिलिटी? यस, सोच लीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए और उसके बाद बताइए किस केस में डोनरेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा यहाँ पे भी ये हो सकता है ना, बताओ मुझे, हो सकता है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, इसमें देखो बच्चा, इसमें ये डीलोकलाइजेशन दोनों साइड से पॉसिबल है। रेड कलर से मैंने पहले करके दिखाया है,
ब्लैक कलर से भी तो हो सकता है ना, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि दोनों साइड NH2 ग्रुप है। तो बेटा इस केस में ना NH को इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से मिल रहे हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ये जो आपका सिस्टम है कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे और राइट साइड पे दोनों पोजीशंस पे होंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना, दोनों में आ सकते हैं। और यहाँ पे रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें लिख देते हैं हम रेड कलर से कि इलेक्ट्रॉन, येलो से लिखा गया नो डाउट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं ना बेटा, दोनों ग्रुप से हो रहे हैं, राइट से भी और लेफ्ट से भी। यहाँ पे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर सप्लाई कर पा रहे हैं क्या? नो मैम। नहीं कर पा रहा। तो इसको एक ही साइड से डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो कंपैरेटिवली इसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके कंपैरिजन में है? बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे डोनर एबिलिटी जो है वो बी की ग्रेटर देन होगी इन कंपैरिजन टू ए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। तो आज हमने क्या क्या सीखा अभी तक के 3 एग्जांपल्स में? सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमें 2 डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने बनाई थी बेटा, एक तो थी नॉन बॉन्डिंग वाली और एक थी आपके सिंपल एम होमोल्यूमो वाली डायग्राम। तो अगर आपके पास सिस्टम में कॉन्जुगेशन है और डीलोकलाइजेशन के चांसेस बन रहे हैं, देन यू हैव टू कंसिडर इट ऑन अ प्रायोरिटी, सबसे पहली बात। और सेकेंड थिंग, आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी यूज प्रायोरिटी पे डीलोकलाइजेशन को लगा के फिर करना है। ऐसा ना हो कि डीलोकलाइजेशन छोड़ के पहले ही देख लो sp2 है sp3 है देन इट ऑल। और एक एग्जांपल हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली की थी, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं थी तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आंसर दिया। फिर से मैं सम अप कर रही हूँ, लास्ट वाली 2 डायग्राम बनाएंगे फिर आज से इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सम अप कर रही हूँ यहाँ पे ये टॉपिक को। हमने अभी तक ये सीख लिया है कि अगर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव या नॉन बॉन्डिंग या पाई या सिग्मा है तो डोनर एबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम ये सीख चुके हैं कि डोनर एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के परसेंटेज एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि कई बार हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन लगा के कर लो, जिसमें हमने वो साइक्लोप्रोपेन वाला केस लिया था। और आज हमने सीखा कि डीलोकलाइजेशन अगर है तो डीलोकलाइजेशन को सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चेक करोगे। ठीक है, होमोल्यूमो डायग्राम तो चलेगी ही चलेगी सब में। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चा? नो मैम। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहां से हमारा स्टार्ट होता है पाई डोनर एबिलिटी अगर हमें डिस्कस करनी है, बट हमारे पास कुछ ग्रुप इंट्रोडक्शन है। कैसे? मान लो मेरे पास है C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C अगर हो तो इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन में जाते हैं, सिग्मा या पाई? पाई। पाई पक्का ना? श्योर है सभी को? तो Yes, बेटा ma'am. जी अगर पाई जाते हैं तो मैं इसमें सिग्मा लिख ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ पाई पाई का ही कंपैरिजन कर रही हूँ। ये बेटा बेरी सेंटर बना दिए मैंने। मैं और 2-3 मॉलिक्यूल लूंगी, 2-3 ग्रुप्स लूंगी, तो इसलिए एक लाइन कॉमन ड्रॉ कर लेते हैं सबके बेरी सेंटर की। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका पाई लेवल और यहाँ पे आ गया इसका पाई स्टार लेवल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सी, अभी मैं ये क्या कंसीडर कर रही हूँ, पाई डोनर एबिलिटी। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे इसमें, तो जहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वहां पे फिर पाई डोनर एबिलिटी कम होगी, टेंशन की बात ही नहीं है। अब हमने क्या किया, सी डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दिया। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, जिसमें से 2 तो ये 3 ये और 4 5। ठीक है, लॉन पेयर की कंपैरिजन नहीं को हो रही है, कंपैरिजन किसकी हो रही है? पाई डोनर एबिलिटी की। अगर आपके माइंड में किसी बच्चे की ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम ये तो लॉन पेयर डोनेट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये लॉन पेयर डोनेट करेगा इसलिए हो सकता है इसकी पाई डोनर एबिलिटी लेस हो। रूल हमेशा सेम ही रहेगा पूरी ऑर्गेनिक में। अब हमने कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन लगाया है, मुझे ये बताओ बच्चा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है या कम है? मैम ज्यादा। ज्यादा। अरे कम नहीं है, जिस भी स्टूडेंट ने कम बोला है बच्चा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा।
ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है साइज के घटने के साथ। ये नहीं गलती करनी है किसी भी स्टूडेंट को। नाइट्रोजन की, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो बेटा तुम लोग, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है। तो अगर मैं इनके पाई का कंपैरिजन करूँ ना, तो इनका पाई थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन बनेगा। ये है इसका पाई, तो पाई डाउन बनेगा, तो इनका पाई स्टार भी थोड़ा सा डाउन बनेगा। अब हमने कार्बन के साथ क्या लगा लिया, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा लिया। मैडम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट बिल्कुल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन काउंट। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा या कम है? मैम ज्यादा। ज्यादा है। तो बेटा ज्यादा। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई तो बताओ एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? मैम घटेगी। हाँ जी, तो ये पेपर में आपको खुद ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड में आ रहा है, तो उसका पाई 1 स्टेप डाउन हो रहा है। तो ये बच्चा इसका पाई है, ये इसका पाई स्टार है। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई कि मैंने डायग्राम में थोड़ा डाउन कैसे किया? आ रही है ना? अभी ये सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एंड सी डबल बॉन्ड ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है बेटा, एंड विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। और जब एनर्जी लेस हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है वो थोड़ा थोड़ा लोअर लेवल पे आ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी डोनर एबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो बताओ ए बी सी में से किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी? ये है ए, ये है बच्चा बी, ये है सी, किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा? बस मैम एक ही। ए एक ही मैम। हाँ शाबाश, ए की डोनर एबिलिटी ज्यादा है देन बी। और मैं स्पेशल लिख रही हूँ यहाँ पे रेड कलर से, डोंट गेट कंफ्यूज, पाई डोनर एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी। एक्सेप्टर एबिलिटी किसकी ज्यादा है? मैम इनवर्स। बिल्कुल सही, क्योंकि डोनर एबिलिटी में हाई एनर्जी देखते हैं, एक्सेप्टर एबिलिटी में बेटा लो एनर्जी देखते हैं। तो सबसे पहले आएगी आपके पास, या इसका ही इसको ही निशान ही ऑपोजिट कर दो बस, ये सी वाला पाई स्टार सबसे नीचे है। ठीक है, ये वाले तो फिल्ड होंगे, वो वाले एम्प्टी होंगे, इसलिए उनसे एक्सेप्टर देखेंगे, इनसे डोनर देखेंगे। तो ये है आपकी नेक्स्ट डायग्राम होमोल्यूमो की, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया। अब मैं इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? वो क्वेश्चन का आप लोग आंसर करना। आप लोगों को इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन। यस मैम। यस मैम। ओके जी, डन ना? Done, अब ma'am. आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। एक ये है, दिस इज द केस एंड दिस इज द अनदर केस, and this is the third case। ठीक है जी, अब आपका आंसर, एक तो ये क्वेश्चन है, सेकंड भी यहीं पे लिख देते हैं। थर्ड हो गया, और ये हो गया इसका फोर्थ न्यूट्रल वन। इनको ए बी सी कर लो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इनको ए बी सी डी कर लो, ए बी सी डी। पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पिछली जो डायग्राम मैंने पढ़ाई थी वो पाई का कंपैरिजन किया था, ध्यान से सुन लो बेटा, दैट कंपैरिजन वाज पाई। अब जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी एग्जामिनर कभी भी आपको ये नहीं लिख के देता कि इसकी पाई डोनर एबिलिटी बताओ, वो सिंपली बोलता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, या डोनर एबिलिटी बताओ, या कौन सा अच्छा डोनर है, या किसका अटैक होगा। तो उसमें आपको लॉन पेयर को भी कंसिडर करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से एन भी जाएगा तो उसका फिर पाई मत देखने लग जाना,
ठीक है, तो आपको सारे फैक्टर ध्यान में रखने हैं. डायग्राम वाज अबाउट ओनली द पाई डोनर एबिलिटी, दैट वाज अ कंपैरिजन ऑफ द पाई डोनर एबिलिटी ऑफ 3 स्पीशीज, बट इट इज नॉट द पाई डोनर एबिलिटी व्हिच इज रिटन इन द क्वेश्चन, इट इज द ओनली डोनर एबिलिटी. तो ऊपर वाले में ए बी सी में से आपको जो लगता है कि मैम इसका लोन पेयर जाएगा या इसका पाई बॉन्ड जाएगा, वो आपको खुद कंसिडर करना है. ठीक है, तो ए बी सी और ए बी सी डी है. आई एम गिविंग यू द 1 मिनट, आप इसको अरेंज करो जरा इंक्रीजिंग डोनर एबिलिटी या इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे. हम पोल जनरेट करोगे? क्या करूं बेटा? हम पोल जनरेट करना है. पोल, चलो पोल कर देती हूँ, रुको फर्स्ट पे कर देते हैं ना पोल, ये भी बात सही है आपकी. लो फिर इसके ऑप्शन बनाती हूँ मैं. बच्चा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है, इसको कैपिटल ए कर देते हैं, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. कैपिटल ए ऑप्शन तो है ए बी सी, कैपिटल बी वाला ऑप्शन है आपके पास बी सी ए, कैपिटल सी ऑप्शन है आपके पास सी ए बी, और कैपिटल डी ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा होगी सी की और ए और बी की इक्वल है. इस पे पोल जनरेट कर देते हैं, लीजिए. चलो बेटा, सभी को पार्टिसिपेट करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है. एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, तभी तो पता लगेगा. अगर आप चेक ही नहीं करोगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर तो ऐसे ही क्लास निकल जाएगी, कॉन्सेप्ट बैठेगा ही नहीं माइंड में. स्टिल एवरीबडी हैज नॉट पार्टिसिपेटेड, इवन द 50% स्टूडेंट्स ने भी नहीं किया, अभी किया है 50%. बाकी भी बच्चे आंसर करो भाई. Few more seconds I am giving you. Everybody has to give the answer. इतना टाइम नहीं मिलेगा वहां पे. ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता जल्दी हो जाने चाहिए. अभी भी हाफ ही स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए. Why the rest are not answering? चलिए, I am ending the poll and I am showing what you have given the option. देखो, नजर आ रहा है बच्चा स्क्रीन? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, sir. चलो, हाँ जी, आंसर बच्चों ने बहुत बढ़िया दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, सही सोच के दिया है. पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ये मेंशन रख करवाओ. मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाकी स्टूडेंट्स के रेफरेंस के लिए कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बताओ. मैम पाई. बस, वेरी गुड. इसको बोलते हैं होमो लिखना, पता ही है तुम्हें. इस यहाँ से कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैम एनबी. बस, वेरी गुड. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ से पाई मत देखने लग जाना जब एनबी है. एनबी कौन से है बच्चा, किस एटम पे है एनबी? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. यहाँ पे एनबी क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. अब ये तो बहुत सीधी सी बात है कि एनबी पहले जाएंगे इन कंपैरिजन टू पाई, है ना. अब Yes, एनबी कौन से पहले जाएंगे? नाइट्रोजन के. यहाँ पे थोड़ा ना कोई कंजुगेशन है, कंजुगेशन तो दिख ही नहीं रही है No, क्योंकि ma'am. पाई और लोन पेयर एक ही पे है. फिर बच्चा जी सी और फिर ए. तो मेरे ख्याल से 16 to 17 स्टूडेंट्स वर देयर हु हैव ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन बी एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. अच्छी बात है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए पोल में टाइम लग रहा है, ऐसे ही सॉल्व करो. ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए फटाफट से मुझे आंसर बताओ.
यस, इसके लिए क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? अच्छा पहले देखो, इन दोनों पे तो है पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये तो अच्छे डोनर नहीं होंगे। इन दोनों पे है ये दोनों न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाले अच्छे डोनर होंगे। न्यूट्रल वालों में से सबसे अच्छा डोनर कौन है? ए। उसके बाद कौन आएगा? डी। शाबाश। उसके बाद मैम सी पर आएगा। सी नहीं आएगा ना, क्योंकि ऑर्डर तो आप वही चलाओगे कि नाइट्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव में से ऑक्सीजन पॉजिटिव तो और लेस स्टेबल हो गया, वो तो कभी भी डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना, नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, इसमें नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे आएगा फिर बी, उसके बाद आएगा सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं आपका, ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, मैंने कोई पोल नहीं जनरेट कराया, ये करेक्ट है बेटा। हाँ जी, तो सबसे पहले ए, देन डी, देन बी, देन सी। तो इज दैट क्लियर? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का इंट्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? यस मैम। चलिए जी, गुड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लास्ट पढ़ रहे हैं एमओ वाला डायग्राम। इसका एक क्वेश्चन है, ये इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं कार्बन फैमिली की एग्जांपल ले रही हूँ, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब ये आप चीजें सीखोगे, आप सेम कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हो। कार्बन फैमिली की एग्जांपल लें तो कार्बन के जस्ट नीचे है सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिन, और उसके बाद लेड। ये पता है ना सभी को, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। टिन बोलते हैं इसको, वैसे ये स्टेनस है। लेड बोलते हैं इसको, वैसे ये प्लम्बम है। ठीक है, अदरवाइज अब हम इसकी बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 14 की पीरियोडिक टेबल में, कार्बन फैमिली जिसको आप बोलते हो। तो एक बॉन्ड है आपका कार्बन का कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड है बच्चा? सिग्मा बॉन्ड है, सभी को पता है। ये हो गया कार्बन के साथ सिग्मा स्टार की बात। अब जब कार्बन के साथ कार्बन को हटा के सिलिकॉन लगाया तो कौन बच्चा बनाएगा? ये बॉन्ड पहले वाले बॉन्ड से स्ट्रांग है या वीक है? हाँ वीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन तो बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहा है, सिलिकॉन बड़ा हो गया, तो अगर ये वीक है तो इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ये चला गया आपका कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड, और ये आ गया आपका कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड। देखो इसकी एनर्जी बॉन्डिंग में बढ़ जाती है, एंटी बॉन्डिंग में इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये डायग्राम ध्यान में रखनी है सारी, ये लास्ट डायग्राम है वैसे। उसके बाद और वीक हो जाएगा बॉन्ड, ये सब सिग्मा की बात हो रही है बेटा। कार्बन के साथ जर्मेनियम, और उसके साथ है कार्बन के साथ जर्मेनियम सिग्मा स्टार। उसके बाद है बच्चा जी कार्बन के साथ 10 सिग्मा, और यहाँ पे भी है कार्बन के साथ 10 सिग्मा स्टार। ठीक है, लेड मैंने नहीं लगाया, पर होता तो वो भी यही कहानी होती। तो ये आ गए आपके इलेक्ट्रॉन सिग्मा के इन सभी में। अब बेटा अगर बात करें डोनर एबिलिटी की, वैसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डायग्राम सिर्फ इतनी यूज होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी यूज हो सकती है, तो मैंने इसीलिए पढ़ा दिया है कि वहां पे भी आपको काम आएगी। तो डोनर एबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा होगी किसकी? कार्बन और टिन की, क्योंकि मैंने लेड नहीं बनाया। फिर कार्बन और जर्मेनियम की, फिर कार्बन और सिलिकॉन की, कार्बन और कार्बन की। मतलब अगर ये दोनों कहानी आपके पास पेपर में आती है तो आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। जो मैंने सिग्मा डोनर की बात की थी ना, याद है ना? तो यानी कि कार्बन सिग्मा ए, कार्बन और सिलिकॉन के बीच में जो सिग्मा है वो आप डोनेट कर सकते हो, ये एक्ट करेगा सिग्मा डोनर। ये कभी भी लाइफ में सिग्मा डोनर नहीं एक्ट करेगा। दिस इज नॉट अ सिग्मा डोनर, नेवर अ सिग्मा डोनर। पर CSI बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, इसलिए वो सिग्मा डोनर एक्ट कर जाएगा। अगर एक्सेप्टर एबिलिटी की बात करें तो एक्सेप्टर एबिलिटी में बेटा जी क्या होगा? एक्सेप्टर एबिलिटी में हमें देखना होता है कि किसकी लो एनर्जी है। ठीक है, तो एक्सेप्टर एबिलिटी में भी आपका ट्रेंड सेम ही रहेगा। वन विच इज अ गुड एक्सेप्टर दैट इज ऑल्सो अ गुड डोनर। तो ये क्लियर है? बस दो ही चीजें आती हैं इसमें, कार्बन कार्बन और कार्बन सिलिकॉन। नेक्स्ट वाला पोर्शन ऑर्गेनिक में तो कम ही आता है। तो इज दैट क्लियर? लास्ट वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम? यस मैम। ठीक है, तो क्या सीख लिया हमने इसमें? डोनर एबिलिटी को लगा लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे है कॉन्जुगेशन। देखो जरा कॉन्जुगेशन से डोनर एबिलिटी को क्या फर्क पड़ता है। कॉन्जुगेशन एंड द डोनर एबिलिटी।
इसको क्या पढ़ोगे, इथीन पढ़ोगे बेटा, इसको इथीन Yes, ma'am. बोलते हैं, नहीं Yes, तो ma'am. इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वो मैंने सिर्फ ऐसे भी लगा दिया, वो भी इथीन ही है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। इसको क्या पढ़ोगे? अच्छा अभी आप वैसे ही लिखो क्या पढ़ोगे? Butane. हाँ, CH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसको क्या पढ़ोगे? 1 2 3 4, इसको पढ़ोगे ब्यूट 1 3 डाइईन, या जिसको 1 3 ब्यूटाडाइन। अब इसको शॉर्ट में फटाफट ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे देन ऐसे, जितना भी कंजुगेशन है बढ़ाते चले जाएंगे। ये समझ गए ना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा बन गया ट्राईईन। कंजुगेशन है ना इनमें। ये क्या है, ये सारे क्या कर रही हूँ मैं बेटा, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कंजुगेशन का क्या मीनिंग है बेटा, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ऑल्टरनेट मैनर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जब एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है ना, तो भी डोनर एबिलिटी बढ़ती है। तो कभी कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाए तो आपको कर लेना है। तो डोनर एबिलिटी का अब ग्रेटर देन ऑर्डर है, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन से भी डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, विच इज अ गुड टॉपिक, गुड लेंथ टॉपिक, दैट इज कंप्लीटेड। तो इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. तो हमने क्या क्या सीख लिया? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, बॉन्ड एंगल के बेस पे डोनर एबिलिटी हमने सीख लिया है। उसके बाद हमने बॉन्ड एंगल के बेस पे अलग से, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं इन्वॉल्व है, दैट। फिर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, एंड आफ्टर दैट वी हैड डन विद द लॉट्स ऑफ द एग्जांपल, जिसमें डीलोकलाइजेशन से कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट क्लास में हम 11th का इफेक्ट कंप्लीट करके थोड़ा जीओसी डिस्कस करेंगे। फिर आपका 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, विच इज कॉल्ड एज अ प्योरिफिकेशन वाला टॉपिक, अभी तो वो है नहीं है खैर इसमें, उसमें मेन आपको इफेक्ट्स, जीओसी, यही चीजें पढ़नी होती हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हटा दूं स्लाइड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 100% श्योर है आते हैं क्वेश्चन इनमें से। अगर डायरेक्टली ना भी आए तो आपको ऑर्गेनिक में लगेगा ही लगेगा। जब भी एसिडी करेक्टर चेक करोगे, बेसिक करेक्टर चेक करोगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो किसका एम इफेक्ट है, किसका आई है, किसका प्लस है, किसका माइनस है, ये सब कुछ यूज होगा। तो इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा जो इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। क्या है ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड में से ही आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़े डिस्प्लेस हो रहे हैं। आपको ये बात पता है, जब आपका बॉन्ड 100% कोवलेंट है तो शेड पेयर कहाँ पे रहता है बताओ? एग्जैक्टली सेंटर में रहता है या नहीं रहता? Yes. है ना? हाँ, अभी हमने क्या किया, हमने एक एटम को रिप्लेस कर दिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। आई हैव रिप्लेस्ड वन ऑफ द एटम विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कर दिया, तो बच्चा जी अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, यहाँ पे मैं एक्स किसको लिख रही हूँ, यहाँ पे हेलोजन मत समझ लेना, दिस इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अदरवाइज आई विल यूज दिस टाइप ऑफ अ सिंबल, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए, तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट मोर टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इससे कौन सा कैरेक्टर आ जाता है बताओ? इसमें कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ जाता है भाई इसमें? Polar. पोलर कैरेक्टर आ जाता है या आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है? ये पोलर हो गए ना पहले बच्चा जी, ये नॉन पोलर थे, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट्स को Ionic बोलते हैं character. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, ये आयनिक कैरेक्टर आ गया, पोलैरिटी आ गई, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन और ये फील्ड इफेक्ट है। फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कई बार कोई ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कार्बन से, थोड़ा दूर भी है, तब भी ये इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फील्ड इफेक्ट्स। फील्ड इफेक्ट मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी वो इफेक्ट उसमें
ट्रांसफर हो रहा है अलोंग द चेन। तो सबसे पहला इफेक्ट जो आज हम स्टडी करेंगे वो है इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the displacement of electrons along the long chain या chain of the carbon atoms when an atom of different electronegativity, ज्यादा या कम की बात ही नहीं है, कार्बन से डिफरेंट होनी चाहिए। when an atom of the different electronegativity is attached at the end of chain, end भी हो सकता है या in between भी हो सकता है, इसमें भी कोई बात नहीं है। the chain, कार्बन एटम की चेन के बीच या एंड पे अगर कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम लगा है तो जो आपका कैरेक्टर, पोलैरिटी कैरेक्टर, पोलर कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, मैं हाइड्रोजन नहीं शो कर रही हूँ, आई एम जस्ट शोइंग ओनली द कार्बन एटम। तो बेटा अब कार्बन और क्लोरीन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ ज्यादा? क्लोरीन। तो क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, तो मैंने क्लोरीन की तरफ एरो लगा दिया, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अभी तक तो ये दोनों कार्बन एटम थे सेम, बट अब एक कार्बन एटम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी इलेक्ट्रॉन की। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपने साथ वाले भाई से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पर ये उतनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा जितनी फोर्स से ये क्लोरीन कर रहा था कार्बन से। आएगा तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, पर उतना ज्यादा नहीं आएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज इससे कम है, तो अभी भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होगा पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये भी डिस्प्लेस होगा, ये तो बहुत ही हल्का सा होगा। तो पहली बात तो ये क्या हो गया, ये हो गई पोलैरिटी पूरी की पूरी चेन में शिफ्ट हो गया चार्ज। ठीक है, तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या है? वो ग्रुप है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है ना, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I। मैं अभी टाइप्स में पढ़ाऊंगी। मान लो आपके पास, ब्लैक कलर से कर देते हैं रिवर्स एग्जांपल, की यहाँ पे Y लगा हुआ है, सिलिकॉन लगा हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन को समझ लो Y। तो अब क्या होगा? अब सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन। अगर लगा लो सिलिकॉन ही लगा लो, सिलिकॉन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, अब कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी खींचेगा पर ये उतना नहीं खींच पाएगा, ये भी खींचेगा, ये भी उतना नहीं खींचेगा, ये भी वो बहुत ज्यादा नहीं खींच पाएगा। तो इसका मतलब है, पहली बात तो ये ग्रुप क्या है? ये है ग्रुप ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे ग्रुप के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं, रेड कलर वाले को बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है। विदड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ब्लैक कलर वाला ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने वाले को बोलते हैं +I। तो अभी के लिए आप रिलीज और विड्रॉ सीखो पहले। तो ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, हम ये वाला पोर्शन इसमें से रब कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम कर लेते हैं इसमें रब, और यहाँ पे एक स्टार पॉइंट आपका लिख देते हैं। वो स्टार पॉइंट क्या है बच्चा? वो स्टार पॉइंट है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कौन सा चार्ज? दैट इज ट्रांसफर्ड इन द चेन ऑफ द कार्बन एटम, ये डिक्रीजेस। यानी कि ये तुमने जो पॉजिटिवनेस दी है पूरी चेन को, या नेगेटिवनेस दी है ना बच्चा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। लो ऐसा लिखो इसको, ये है सबसे ज्यादा, उसके बाद ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये आपका सबसे कम है। ऐसे ही नेगेटिव, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, इसमें मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई करना कि नेगेटिव में जितना नेगेटिव लिखा है उतना कम होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। ठीक है,
तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ये वाला नेगेटिव था और लास्ट में सबसे बड़ा नेगेटिव था ये वाला। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे कम नेगेटिव है। मतलब वो सीधी सी बात है कि ये पोलैरिटी आगे 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 जाके ये चार्ज भी, ये ट्रांसमिटेंस भी डिके होता जाता है धीरे धीरे, इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन वो नहीं खींच पाता है। तो इज दैट क्लियर कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कर रहे हैं हम? Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन। अब हम इसके 2 स्टार पॉइंट लिखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टार पॉइंट तो है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इन द इंडक्टिव इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? सिग्मा के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं या पाई के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं? बताओ जरा मुझे। Sigma. हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना है। इन द इंडक्टिव इफेक्ट, इन द इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहली बात तो सिग्मा, किसके सिग्मा? सिग्मा सीसी, कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, कोई बाहर से ग्रुप लगा आया था या आपका कोई एटम बीच में ही है जिसके कारण डिस्प्लेस हो रहे हैं? अंदर ही लगा हुआ था क्लोरीन, अंदर ही लगा हुआ था आपका हैलोजन या सिलिकॉन। तो इसमें पहली बात तो नो आउटसाइड रिएजेंट, यही चीजें काम आनी है जब इफेक्ट लगाना है। सिग्मा के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, नो आउटसाइड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, नो आउटसाइड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। अपने बीच का एक ग्रुप ही पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। तीसरी बात, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट मतलब एक बार जो इलेक्ट्रॉन आपके डिस्प्लेस हो गए वो दोबारा अपनी पोजीशंस पे नहीं आएंगे, परमानेंट इफेक्ट। तीसरी बात, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जो क्रिएट कर रहा है इफेक्ट, फ्रॉम द ग्रुप विच क्रिएट आई इफेक्ट एंड वेनिशेस आफ्टर 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन के बाद इसको मानते ही नहीं, वेनिशेस आफ्टर द 3 कार्बन एटम। तो ये आपके 4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो जब आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा। मैं एक 5th और लिख देती हूँ, वो हमेशा याद रख के चलना, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं इसलिए लिख देते हैं। मैंने रेड कलर से लिख दिया है 5th पॉइंट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स क्या था यहाँ पे? ऐसे वाला जो काई की तरह बनाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब ये है ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड है। ठीक है, तो समझ में आई बात क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पहली बात तो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा। कौन से इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के। बाहर का कोई रिएजेंट इसमें बच्चा आ नहीं रहा, परमानेंट इफेक्ट है। और 3 कार्बन के बाद जो आपका हैलोजन है उसके बाद 3 कार्बन गिनना, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है इफेक्ट। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. मैम एंड के बाद क्या लिखा है? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैम एंड के बाद नीचे 4th पॉइंट मैं एक बार सारे पढ़ देती हूँ। डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप विच क्रिएट द इंडक्टिव इफेक्ट एंड वेनिशेस। वेनिशेस को बोलते हैं हिंदी में खत्म हो जाना, ठीक है ना? खत्म हो जाना मतलब खत्म, वेनिशेस खत्म हो जाता है 3 कार्बन एटम के बाद। ठीक है बेटा? यस मैम। Yes. चलो फिर शिफ्ट करूं मैं स्लाइड? Yes, ma'am. चलो, अब हमारे पास 2 टाइप्स का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहली टाइप कौन सी है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जब लगे होते हैं तो वो कौन सा इफेक्ट क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? इसके पहले ग्रुप लिख लेते हैं। ग्रुप को कोई बच्चा लर्न नहीं करके जाएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा एटम लगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और जो लगता है आपको इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, तो फिर ये लड़के को छोड़ने का है ना गुड़िया को, सर गुड़िया बोलते ना, है ना? फिर वो everybody has to be on mute and you have to keep the decorum of the class, beta.
You are taking a classes, we all are making a too much effort from our side. Please be on mute. और भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट बेटा जी जब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे ना, तो मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको कि जितनी भी मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ आपको उसको लर्न नहीं करना है, आपको ये रट्टा मार के नहीं जाना है कि इस ग्रुप का माइनस आई होता है, इस ग्रुप का प्लस आई होता है। आपको जब एक बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया, अगर कोई ग्रुप में किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से, किससे, कार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि चेन तो कार्बन एटम की है ना, फैमिली किसकी चल रही है, कार्बन एटम की चल रही है, ठीक है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है तो माइनस आई क्रिएट करेगा, नहीं तो प्लस आई क्रिएट करेगा। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ये तो आपका टेस्टिंग कार्बन है, कार्बन की चेन चली आ रही है। अब कार्बन की चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप आ गया, एस डबल बॉन्ड ओ ओ आर, है ना। तो एस डबल बॉन्ड ओ को ना आपने देखना ही ऐसे है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब ये आपका टेस्टिंग कार्बन है। ये मैं पहली बार एक बार लिख दूंगी टेस्टिंग कार्बन, बार बार नहीं लिख रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट करो कि खींच रहा है या दे रहा है कार्बन को। अब कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू चेक किया जाए तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव हो गया। यस मैम। तो बच्चा अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो किस कैटेगरी में आएगा, माइनस आई। और माइनस आई इसकी बात हो रही है, ये तो टेस्टिंग है। पेपर में सी के साथ ढूंढना नहीं है कि सी लगा या नहीं, सी की तो चेन है ही है, ठीक है। तो एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट कि इट इज अ टेस्टिंग कार्बन और नॉट, आप खुद से करना। बेटा आपके पास पेपर में ये ग्रुप आ गया, अब इसके साथ लगा हुआ है कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा है, टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग कार्बन, बस एक बार और लिख दिया। अब ये कार्बन की चेन चली आ रही थी, अब बताओ ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा या विड्रॉ करेगा या रिलीज करेगा। सब बच्चों को आना चाहिए, ये तो अभी अभी हाइब्रिडाइजेशन मेरे साथ पढ़ के आए हो। sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% s करेक्टर है, तो रट्टा नहीं मार के जाएंगे, 50% s करेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचेगा, ठीक है। अगर आपके पास लगा है CH डबल बॉन्ड CHR, ये भी कौन सा कार्बन है, sp2, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अभी मैंने टेस्टिंग कार्बन नहीं लगाया, पहली दो एग्जांपल्स में बस लगाया था। फिनाइल ग्रुप, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। फिनाइल की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp2 तो ये भी माइनस आई होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। sp3 वाले से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसके बाद आप सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ भी देखो, कहाँ भी, तो सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्यों, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी माइनस ओ है, ठीक है। या सल्फर के साथ आर देखो या एच देखो, कुछ भी देखो, या ओ एच देखो, ओ आर देखो, इसके साथ ओ आर भी हो सकता है, ये दोनों अलग अलग है वैसे, इसके साथ ओ आर भी हो सकता, अच्छा ओ आर आ गया, ठीक है, ठीक है। या आपका ग्रुप ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि नाइट्रोजन के ऐसे बॉन्ड बने आ गए आपको और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो बहुत ही बढ़िया माइनस आई है, क्यों, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है और माइनस आई है। नाइट्रोजन पे मैडम 3 ऐसे बॉन्ड बने थे, चौथा एक और बना था और नाइट्रोजन पॉजिटिव था, तो वो भी माइनस आई है। सल्फर पे मैडम 2 बने थे और एक पॉजिटिव चार्ज था, तो वो भी माइनस आई है, 1 2 3 4 5, तो ये सारे माइनस आई है। न्यूमरस एग्जांपल्स आ दिया, आपको करना ही नहीं कुछ, लो मैं आपको एक शॉर्टकट बना देती हूँ। कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा है, कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, कार्बन के साथ फॉस्फोरस लगा है, कार्बन के साथ सिलिकॉन लगा है। तो कार्बन तो टेस्टिंग कार्बन, आप ग्रुप देखते जाओ। नाइट्रोजन लगा है तो खींचेगा ना, तो माइनस आई। ऑक्सीजन भी खींचेगा, माइनस आई। फ्लोरीन भी खींचेगा, माइनस आई। सिंगल डबल बॉन्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, मैंने उल्टा लिखा सिंगल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन लगा है, खींचेगा। फॉस्फोरस लगा है, खींचेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, फॉस्फोरस भी खींचेगा। सिलिकॉन देगा, तो ये प्लस आई है। तो आपको कोई रट्टा मारना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग, बस ये देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और माइनस आई है। क्लियर है यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो अगली शीट में करते हैं। चलिए अगली शीट में करते हैं कि दूसरे टाइप का इफेक्ट क्या है। दूसरे टाइप का क्या है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई को क्या पढ़ोगे बताओ तो? इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ोगे बच्चा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा जी जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है फिर तो काम ही बहुत आसान है। कहाँ पे भी आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दिखे या नेगेटिव चार्ज दिखे,
अब देखो ऐसे जो ग्रुप हैं, यहाँ पे आपको कितने सारे नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, या सी के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, ये वाला सबसे अच्छा देता है एल्काइल में से प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको प्लस नहीं लिखेंगे। अब ये ग्रुप है, अब जितने भी ये वाले ग्रुप है मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ाऊंगी। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो कम करता है। बोलते हो ना आप मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, बताओ, बोलते हो ना? ठीक है, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री क्यों बोलते हैं? 1 2 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ 2 कनेक्टेड हैं। ट्रीशियम, कार्बन हाइड्रोजन के आइसोटॉप सुने हैं आप लोगों ने? ये वाला आइसोटॉप है ट्रीशियम, या ड्यूटीरियम, ये वाला जो आइसोटॉप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है। Applications of inductive effect. Regarding the applications of the inductive effect, first application है inductive effect की comparison of acidic character. Comparison of acidic character of carboxylic acid. Acidic character of कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक करेक्टर के कंपैरिजन करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो ये एसिड है, कैन एनीबॉडी गिव द नेम ऑफ दिस एसिड, ईदर द IUPAC और द कॉमन नेम, एनीबॉडी? फॉर्मिक एसिड। हाँ जी, बिल्कुल सही, फॉर्मिक एसिड है बेटा, या इसका अगर IUPAC लिखोगे तो वो मीथेनोइक है। मीथेनोइक एसिड। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो बेटा ये मीथेनोइक एसिड है, और एक मैंने ये एसिड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तो वही है आपका विनेगर, सिरका बोलते हो जिसे। यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या बना बच्चा, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। Acetic acid. तो बेटा इसका अगर IUPAC लिखोगे तो क्या लिखोगे? इथेनोइक एसिड। Ethanoic. एसिड। इथेनोइक है, मिथेनोइक तो ये हो गया ना। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर्मिका नाम की आंट से मिला था, चींटियों से, तो इसलिए इसके नाम पे भी फॉर्मिक आ गया। अच्छा चलो, अब इन दोनों में से कौन सा एसिडिक है? अब पहले इस ग्रुप की नेचर देखो, ये ग्रुप क्या करता है बताओ? ये तो ग्रुप मैम इलेक्ट्रॉन, रिलीज करता है। हाँ रिलीज करता है, फेंकता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो है प्लस आई इफेक्ट, है ना, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका तो कोई भी इफेक्ट नहीं, हाइड्रोजन तो मैंने किसी भी कैटेगरी में नहीं लिखा है कि कुछ करता है। अब देखो एसिड ये कब बिहेव करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा और H रिलीज हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन से खींचने की जरूरत ही नहीं है, ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो कार्बन का तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात ये है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, वो एसिडिक कैरेक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप लगे होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर आपके कार्बोनिल कंपाउंड 12th केमिस्ट्री में भी आएगा, वो यहीं से ही सीख के चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ से भी सीखो, ये यहाँ पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, H बाहर निकल जाएगा, तो ये एसिडिक है। बट अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होता जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता, फिर उस केस में तो कार्बन को ऑक्सीजन से खींचना ही नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। इतना सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर ऐसे करते हैं, इसको करते हैं सेव, और आपसे लेते हैं एक पोल। मैंने ना यहाँ पे कुछ ग्रुप लिखे हैं, ये देखो 3 CH3 लगे हैं और एक ये लगा है,
इसमें एक CH3 लगा है और ये लगा है, इसमें सिंपल HC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। अब आप इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाएंगे। पोल जनरेट करूंगी मैं, वेट फॉर अ मिनट। एसिडिक कैरेक्टर पहली ऑप्शन तो ये है, B का सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन A, देन C। दूसरी ऑप्शन ये है कि A का सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन C, देन B। तीसरी ऑप्शन ये है कि सबसे ज्यादा A का होना चाहिए, फिर B, देन C। और फोर्थ ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा होना चाहिए C का, और फिर होना चाहिए B का, और फिर होना चाहिए A का। ठीक है, आपको बताना है कि किस केस में एसिडिक कैरेक्टर C का, B का, A का ज्यादा है, मतलब कौन सा आपको लग रहा है कि एप्रोप्रिएट आंसर है। लो जी, पोल मैंने जनरेट कर दिया है। कैन यू सी द पोल ऑन योर स्क्रीन्स? यस मैम। चलो फिर ट्राई करो आंसर जल्दी जल्दी से। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है। सबको पार्टिसिपेट करना है भाई रिएक्शन में। अगर ये क्लास में जितने भी आपके रिएक्शन हो रहे हैं इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इन सभी कॉन्सेप्ट में आपका नहीं पार्टिसिपेशन होगा, तो नहीं समझ में आएगा। Okay, thanks. I think only the 50% of the students have participated. Why the rest of you are not participating, beta? चलो बाकी सभी भी आंसर दो जल्दी से। हेलो Okay, चलो I have shared the result with you. C क्या आंसर दिया आप लोगों ने? बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपको क्या समझाया था बेटा? आपको ये समझाया था कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने मिथाइल ग्रुप थे, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप थे, तो प्लस आई यहाँ से भी होगा बच्चा, प्लस आई यहाँ से भी होगा, प्लस आई यहाँ से भी होगा, यहाँ प्लस आई सिर्फ एक से होगा, तो बिल्कुल भी प्लस आई किसमें नहीं है, सी में, तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद क्या होगा, बी, और उसके बाद होगा ए। ओनली 5 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सम 1 2 3। ठीक है, तो ध्यान दो इस चीज पे, कॉन्सेप्ट बैठेगा तभी आप कर पाओगे इसे। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास क्लोरीन लगा होता, हियर द 3 क्लोरीन्स आर देयर। अब क्लोरीन की कैसी नेचर है सब बच्चों को पता है। हियर द 2 क्लोरीन्स आर देयर, और हियर इज एसिटिक एसिड। तो अगेन दीज आर 1 2 एंड 3। तो आपको मुझे बताना है अब ये क्लोरीन का कैसा है इफेक्ट, वो आपने पढ़ा है, हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती हैं या रिलीज करती हैं। तो पहली ऑप्शन है 1 2 एंड 3 एसिडिक कैरेक्टर में। अभी भी हमें क्या देना है इसका, एसिडिक कैरेक्टर। एंड द B1 इज द सेकेंड 1 and third, C1 is the third, second and 1, and the D1 is the 1 3rd and 2nd. Quickly you have to give the answer. जल्दी से आंसर दो बच्चा। चलो, I have shared the poll. जल्दी से सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है क्लास में। अभी भी सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, सिर्फ 19 to 20 स्टूडेंट्स का आंसर आया। जल्दी से करो।
Yes, quickly. Okay, I have shared the result with you. बेटा यहाँ पे क्लोरीन की कैसी नेचर थी? क्लोरीन का होता है माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट और एसिडिक कैरेक्टर होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका 1 वाला, देन इज अ 2 एंड देन इज अ 3। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है? बताइए। Yes, ma'am. With this we have done with the first of the effect. Rest will continue in the next class. Thank you so much and revise करना बेटा इस सभी को। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you बेटा।